बोला है, झूठ बोलने के लिए वोट करो। पहले भाषणों में और चुनाव की रैलियों में तो झूठ परोसा जाता था। ये दुर्भाग्य है देश का कि अब लोकसभा और राज्यसभा के पटल पे भी झूठे आंकड़े परोसे जाते हैं। ये वस्तुस्थिति, जिस गुजरात का डेवलपमेंट का मॉडल देश के सामने परोसा गया था वही झूठा था और खोखला था। यदि आप नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस देखेंगे तो गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री बने तो गुजरात के ऊपर नहीं के बराबर कर्जा था। उसके बाद जब उन्होंने छोड़ा तो गुजरात देश में सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य बना हुआ है। तो कर्जा लेके दिवाली तो कोई भी कर सकता है। हमारे देश की वो भी स्थिति हुई थी जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तो सोना देकर हमें पैसा लाना पड़ रहा था। देश साख बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म सी हो गई। उसके बाद मनमोहन सिंह आए, जब राव साहब आ गए तो उन्होंने मनमोहन सिंह को लाया, फ्री हैंड दिया, नई इकोनॉमी में बूस्ट आई। उसके बाद उनकी सरकार 5 साल की, फिर अटल जी की सरकार जो मनमोहन सिंह के रिफॉर्म्स को कंटिन्यू रखा, और उसके बाद 10 साल फिर यूपीए की सरकार रही जिसमें लगातार रिफॉर्म्स रहे हैं, जिसमें कम से कम ग्रोथ रेट और जीडीपी के आंकड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं होती, जीडीपी का बेस ईयर नहीं बदला जाता, गरीबी रेखा के लिए खेल नहीं होता, ये तमाम बातें होती है। अब सवाल ये है कि सरकार की जो बातें हैं वो कितनी विसंगत है। ये सरकार के खुद के बयान बार बार जो आते हैं सामने वो होते हैं। देश में नोटबंदी के पहले जितना कैश लोगों के हाथ में था उससे ज्यादा कैश अब वर्तमान में लोगों के हाथ में है, आरबीआई कहती है। तो फिर मार्केट में कैश की किल्लत क्यों है, कैश क्रंच क्यों? आप कहते हैं महंगाई हो गई। हमारे पास इकोनॉमिस्ट है, एक बड़ा प्लेन फॉर्मूला है इकोनॉमी का। जब महंगाई बढ़ती है इसका मतलब लोगों के हाथ में पैसा है तो परचेसिंग पावर बढ़ता है। जब परचेसिंग पावर बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो फिर उद्योग का पहिया चलता है, सर्विस सेक्टर चलता है। जब वो तमाम चीजें चलती है तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और इकोनॉमी एक नए गोल्डन पीरियड में चली जाती है जहां धीरे 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 एक विकास का ग्रोथ रेट आदमी पकड़ता है। ये बहुत ही प्लेन फॉर्मूला है। लेकिन ये अजीब देश है जहां कैश क्रंच है लेकिन महंगाई है। आरबीआई रेट बढ़ा रही है ताकि कैश का इनफ्लो कम हो, लेकिन कारपोरेट सेक्टर से लेकर तमाम सेक्टर्स पैसे के लिए रो रहे हैं। उसके बाद जैसा कि सर ने कहा कि हम हमेशा आंकड़ों में खेलते हैं और आंकड़े हमेशा मिसलीडिंग होते हैं, आपको वॉल्यूम्स भी देखने होते हैं। यदि आपके एक्सपोर्ट बढ़े तो आपके एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ा है। 100 शर्ट एक्सपोर्ट करने में जितना पैसा भारत में आता था, 10 शर्ट एक्सपोर्ट करने में उतना ही पैसा आ रहा है क्योंकि पैसे की कीमत बहुत नीचे घटी है। जीएसटी का कलेक्शन सरकार अभी हाल ही में आंकड़े 1,60,000 के ऊपर जीएसटी गया, बड़े गर्व के साथ सब तमाम अंधभक्त कहते हैं। लेकिन इन महामूर्खों को कौन ये बताए कि जीएसटी परसेंटेज से होता है। एक यदि शर्ट 100 रुपए का बिकता है और उस पर 15% जीएसटी है तो एक शर्ट बिकने पे सरकार के पास 15 रुपए आते हैं। यदि सरकार के पास 30 रुपए आते हैं तो सरकार बोलती है 2 शर्ट बिक गए, लेकिन मार्केट की महंगाई एक शर्ट की ही कीमत 200 रुपए हो गई है, इसलिए आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। यदि टैक्स कलेक्शन बढ़ता है तो उस हिसाब से फिर मार्केट में सेल बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से फिर इतना प्रोडक्शन का आउटपुट बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट हर महीने कम होती जा रही है। यही आंकड़े सरकार के ये कहते हैं कि जीडीपी का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, हम प्री कोविड के लेवल क्रॉस कर चुके हैं और अब बिल्कुल गोल्डन पीरियड आ रहा है। सरकार ने 9% के ऊपर ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड किया था जनवरी में, फरवरी में वो अमेंड होकर 8.9 होता है और वास्तविकता में 8.7 होता है। तो सरकार कितना रोजी पिक्चर अपने आप के लिए बनाती है ये देखने वाली बात है। क्या सरकार को यदि अपने आंकड़े ही समझ में नहीं आते तो फिर ये सरकार किस हिसाब से अपना प्लानिंग करती है? दूसरी बात, कोई भी प्लानिंग करने के पहले एक डाटा होता है जिसके भरोसे प्लानिंग की जाती है। अपने यहाँ डाटा कलेक्शन बंद है। जो अपने यहाँ स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स था, उसके बहुत सारे काम बंद किए गए हैं। उदाहरणार्थ अनएम्प्लॉयमेंट कितना होता है। आप जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आप उसको
ईपीएफ के साथ जोड़ते हैं, लेकिन आपके लेबर कमिश्नर जो कंपनियां ईपीएफ के अंडर भी नहीं आते उनके ऊपर घुटना रख के ईपीएफ उनसे कंपलसरी करवाते हैं। ऐसे में आप ईपीएफ का आंकड़ा देखते हो तो फिर बेरोजगारी का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? यदि आपका जीडीपी बढ़ रहा है, यदि प्रोडक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन ऐसा सेक्टर है, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। यदि मैं गलत हूं तो मुझे हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, वो मुझे टोक सकते हैं, मुझे उसमें शर्म नहीं आएगी, क्योंकि हम पॉलिटिकल कमेंटेटर है, इकोनॉमी का स्टूडेंट जरूर रहा हूं, लेकिन एक लिमिट तक, मेरी भी एक लिमिट। तो जब ये सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, ये रिपोर्ट कहती है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट उसके हिसाब से ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है? यदि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ कर रहा है और यदि रियल एस्टेट और सर्विस सेक्टर खासकर फाइनेंशियल में ऊपर आ रहा है, फिर लोगों का अर्निंग कम क्यों हो रहा है? ये समझ के परे। आप एग्रीकल्चर में इनकम डबल करने की बात करते हो, आप साथ में ये भी करते हो कि एग्रीकल्चर ने इस बार हमारे जीडीपी को रोका है। वो कहते हैं कि इस बार गेहूं का प्रोडक्शन कम हो गया। क्यों कम हो गया? किसान मूर्ख नहीं है, जिस गेहूं को कीमत नहीं मिलती, एमएसपी पे सरकार अनाउंस करती है लेकिन खरीदने के लिए खरीदार नहीं होती। हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल कमेंटेटर मेरे पास में, मेरे भाई बैठे हुए हैं जो किसान भी, उनकी खेती भी है, उन्होंने हमको बताया कि जब सरकार चिल्ला रही थी और बड़े बड़े बातें कर रही थी, तब उनका धान जो है उन्हें कई एमएसपी को बेचने को नहीं मिला, वो मार्केट रेट पे बेच के निकल आए। जब लॉस का धंधा होता है तो इस देश के किसानों ने क्या ये ठेका लेके रखा है कि सालों लॉस का धंधा करके 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करें? अब किसान भी थक गया है, क्योंकि किसान को आप देते तो कुछ नहीं हो, भीख के नाम से आप एक कुछ सब्सिडी देते। दूसरी बात है सब्सिडाइज्ड मॉडल, ये देश के लिए सबसे बड़ा घातक होता है, ये कोई भी इकोनॉमिस्ट बताएगा। हमारे यहाँ लगातार चुनाव में जो ये फ्री बीज हो रही है कि हम 1000 रुपए ये दे देंगे, किसी को साइकिल दे देंगे, किसी को हम लैपटॉप दे देंगे। अरे तुम लोगों को लैपटॉप और सब कुछ दे रहे हो, लेकिन वो लैपटॉप चार्ज करने के लिए बिजली है तुम्हारे पास? क्या लैपटॉप का नेटवर्क आने के लिए आपके पास वो नेट है? उसके बाद क्या आपके पास कॉलेजेस है, कॉलेजेस में पर्याप्त लेक्चरर है? राइट टू एजुकेशन दे दिया, लेकिन क्या स्कूलों की हालत ठीक है? ये तमाम इंडिकेटर्स जो है ये बताते हैं कि देश की हालत ठीक नहीं है। महंगाई अपने चरम पे है। महंगाई क्यों है? यूक्रेन की वजह से। भाई यूक्रेन से क्या लेना देना महंगाई का हमारा? जब तेल सस्ता था तब भी हमारे यहाँ महंगाई थी, तेल की महंगाई थी। यदि हमारे यहाँ पेट्रोलियम प्राइसेस भयानक बढ़ रहे हैं तो सरकार के टैक्स कलेक्शन से बढ़ रहे हैं। यूक्रेन और रशिया के युद्ध से ना हम रशिया से कभी अनाज लेते थे, ना रशिया से या यूक्रेन से कभी हम गेहूं लेते थे। ऑन द अदर हैंड जब यूक्रेन और रशिया का मार्केट खराब हो गया, अरे उनके युद्ध की वजह से उनके कस्टमर भारत की तरफ आ गए, तो आपके पास तो एक्सपोर्ट करने की स्थिति थी। लेकिन आपके किसानों को आपने सही समय पे दाम नहीं दिया, तो किसानों ने गेहूं निपटाने शुरू कर दिया। आपने जैसे ही एक्सपोर्ट खोल दिया, आपके देश में ब्रेड और बिस्किट के भाव बढ़ गए, आपको मजबूरी एक्सपोर्ट भी बंद करना पड़ा। जब मार्केट में आप बेचने के लिए तैयार हो जाते हो, जब आपके माल की मांग है, तब आप बेच नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी जो घरेलू पॉलिसी है वो बहुत ही डिरेल्ड हो चुकी है। तीसरी बात जो बार बार मैं कहता हूं कि लोगों के पास कैश है, लेकिन कैश क्रंच क्यों? क्योंकि विनीता जी, पैसे का काम और शरीर में रक्त का काम एक ही होता है। जिस दिन शरीर में रक्त बहना बंद कर देता है, शरीर मृतप्राय हो जाता है। इकोनॉमी में पैसा, मनी इज फॉर सर्कुलेशन, जिस दिन मनी का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जो देश की आर्थिक स्थिति है वो मरणासन्न स्थिति में जाती हुई दिखाई देती है। यही कारण है कि आज लोगों की विश्वसनीयता नहीं होने की वजह से लोग पैसा बाहर नहीं निकालते। लोगों को लगता है जो पैसा मेरे पास है वही है, यदि इससे ज्यादा पैसा मेरे पास जो मैंने कहीं इन्वेस्ट करने के लिए किया, तो मुझे ये पता नहीं कल जीएसटी का क्या स्लैब होगा, नए इन्वेस्टमेंट पे सरकार का नया कानून क्या होगा, क्योंकि ये तुगलकी सरकार बिना सोचे समझे रोज नए फरमान लाती है। एक कोई नया आप बदलाव करते अर्थनीति में, तो आपको कम से कम उसको इम्प्लीमेंट करने में 120-36 करोड़ का देश है, ये 30-35 करोड़ का, और एक सब कॉन्टिनेंट है। एक आप डिसीजन लेते हो, उसको अंतिम स्थिति पहुंचने के लिए 5-5 साल का समय चाहिए। आप एक अमेंडमेंट, आप जीएसटी देखिए, क्या कोई व्यापारी इस देश का सीने पे हाथ रख के कह सकता है कि मैं आज माल भरूं तो मुझे पता नहीं कि इस माल का कल जीएसटी क्या होगा? और अंतिम जो बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि जो कर्जा सरकार ले रही है 57 लाख करोड़ 2014 तक लिया, उसके बाद 2014 से 22 तक 78 लाख करोड़ हो गया, देश के ऊपर 130-135 करोड़ लाख करोड़ कर्जा है।
इसका डेब्ट सर्विसिंग बजट पे क्या इंपैक्ट डालेगा? मेरे हिसाब से अभी करीब करीब 30 से 40% सर्विसिंग डेब्ट है, 138, और इसी हिसाब से यदि ये कर्जा लेते गए तो आने वाले समय में क्या हम 60% हमारे, तो फिर हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्या होगी? सरकार निवेश की बात करती है कि हमारे यहाँ पूंजी बढ़ी है, निवेश बढ़ा है, निवेश कहाँ बढ़ा है ये देखने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर में निवेश बढ़ा है या सरकार सिर्फ रोड बना बना के निवेश बढ़ा रही है? हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन एक्सचेंज किस लिए आता है? सरकार की नई नीति में आता है या सिर्फ स्टॉक मार्केट में आता है? अमेरिका में फेडरल बैंक जैसी अपने रेट बढ़ा देती है, हमारे यहाँ से सारा स्टॉक मार्केट धराशायी हो जाता है और चल जाता है। तो ये कई इंडिकेटर्स है इस देश के, ये बताते हैं कि देश की हालत बहुत ही बुरी स्थिति में है। ये तो जबरदस्ती देश को ये बताते रहते हैं कि सब चंगासी, और जिस दिन उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई मैं तो झोला उठा के ले जाऊंगा, वो तो झोला उठा के चले जाएंगे, लेकिन जनता के हाथ में झोला भी रहेगा कि कटोरा रहेगा ये किसी को पता नहीं। यही कारण है कि सरकार के आंकड़े, सरकार के इंडिकेशन, सरकार के भाषण, सरकार की वेबसाइट, सरकार के प्रेस रिलीज और वर्तमान में मार्केट में जो यथार्थ के धरार पर तल पे स्थिति है वो कहीं मेल नहीं खाती। तो हम लंका की ओर बढ़ रहे हैं। भले ही हम अपने आप को अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन और यूरोप के बड़े दोस्तों से बड़ी इकोनॉमी बोलते हैं, ये ख्याल अच्छा है गालिब सोचने में, लेकिन इसको यथार्थ के धरातल पे भी उतरना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।